राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा बात करते हैं। तो राना साहब, वज़ीर आज़म साहब पहुँचे तो फिर क्या मौलाना साहब, एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त माहौल रहा होगा, तो क्या डिस्कशन हुई? बाय द वे, क्या कहा गया मौलाना साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मौलाना साहब की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा प्रो पाकिस्तान रही है। उन्होंने कभी भी उनकी सियासत में पाकिस्तान के मफादात को जो है वो यानी कि उसके मुखालिफ नहीं वो गए। और इस सेंस में हमारी जो कह लें वेवलेंथ है मौलाना साहब से हमारी मिलती है। और मौलाना साहब हमारे पार्टनर थे पीडीएम के अंदर, ही वाज द मेन फोर्स बिहाइंड पीडीएम। तो हमारा राब्ता उनसे आए बगैर रहता है, और जो फासले रहे हैं उसके उनको हम दूर करना चाहते हैं। अच्छा। और मौलाना साहब की मुस्बत पॉलिटिक्स को हम भी सपोर्ट करते हैं, और वो भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल को और पाकिस्तान के मफादात को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारी अलाइनमेंट है जहां हम इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं पाकिस्तान। लेकिन मौलाना साहब को ये शिकवा रहा है कि उनको उस गोलकीपर की तरह ट्रीट किया जाता है, जो एक दफ़ा मैच हो रहा था और धुंध के बायस पूरी टीम चली गई तो वो गोलकीपर बेचारा 2 घंटे तक वहीं खड़ा रहा, यानी कि इज़ ऑफन लेफ्ट अलोन, और इसी वजह से वो दूसरी जमातें उनसे फिर राब्ते करती हैं। तो व्हाई इज़ दैट? देखिए, मौलाना साहब ऑपोजिशन का हिस्सा हैं, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट बेंचेस का हिस्सा नहीं है। तो ये एक उनकी अपनी चॉइस है। मौलाना साहब से बातचीत हुई कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन आज की नहीं, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कोर्स नहीं लिया। थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई कर दें, हमें लगा कि अभी आपने शायद कोई पेशकश की हो नहीं, इस नहीं, इलेक्शन अभी में। नहीं, अच्छा, अभी बिल्कुल नहीं। मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ जब हुकूमत की फॉर्मेशन की और उस दौरान, लेकिन मौलाना साहब ने ऑपोजिशन में बैठना पसंद किया। अच्छा। तो लेकिन हम समझते हैं कि जमहूरियत में हुकूमत और ऑपोजिशन भी तावन करती है एक दूसरे के साथ मुल्क के मफादात के लिए, और वो मौलाना साहब करेंगे। लेकिन राना साहब, जिन मफादात की आप बात कर रहे हैं ना, उनके मफादात कुछ और मीनिंग रखते हैं। मसलन हाफिज हमदुल्ला साहब या मौलाना साहब की पार्टी के लोग ये कहते हैं कि जी आपका तो ये मैंडेट ही नहीं है, आप लोग इलेक्शन जो हुए वो इलेक्शन आइन के तहत हुए ही नहीं। तो ये अगर मुल्क की मफाद की बात की डेफिनेशन वो ये दे रहे हैं, तो फिर तो आपका तो मैंडेट ही तस्लीम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां मौलाना साहब के बकौल उनका मैंडेट छीना गया, वो तो पीटीआई की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ तो एक बड़ा तजाद लगता है कि जिसने मैंडेट चुराया JUIF का, उनके साथ फिर ऑब्वियसली कैसे एक सफ में खड़े होके वो तहरीक मैंडेट चोरी के खिलाफ चला सकते हैं? वो तो एक दूसरे के खिलाफ फिर तहरीक हुई। तो देखिए, मैं समझता हूं, थे हाफिज हमदुल्ला साहब ना, तो वो 8 फरवरी के मैंडेट के हवाले से जो बात कर रहे थे, तो उसके अंदर उनका निशाना आपकी जमात भी थी, और ओवरऑल जो इलेक्टोरल प्रोसेस था वो भी उनका निशाना था। तो वो सब की बात कर रहे थे कि भाई ये तो प्रोसेस ही ठीक नहीं था। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि फिर जाहिर है कि वो पार्लियामेंट पे जाते हैं और मिलते भी हैं, तो आमने सामने ये बात होती है वैसे कि आप तो वज़ीर आज़म ही नहीं है क्योंकि वो प्रोसेस ही ठीक नहीं था, इस तरह की कोई बात करते हैं मौलाना साहब? देखें, जब मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया तो वो फिर पार्लियामेंट को भी मानते हैं और वो गवर्नमेंट को भी मानते हैं। और जब पीटीआई मुज़ाकरात में बैठी तो वो भी पार्लियामेंट को भी मानती है और गवर्नमेंट को भी मानती है, फिर उसी पार्लियामेंट से तनख्वाहें भी लेते हैं। तो ये तो सिर्फ एक रेटरिक है, एक अवामी, और वो भी बढ़ी हुई तनख्वाहें, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। जो हाफिज हमदुल्ला की आपने बात की, देखें JUIF का अगर कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो KPK है, और जब वो कहते हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ तो वो KPK के हवाले से कहते हैं। तो ये जिन्होंने चोरी किया वो पीटीआई पे उंगली उठाते हैं, तो फिर उनके साथ तहरीक कैसे चलेगी? देखें, बहरहाल मौलाना साहब की अपनी सियासत है, लेकिन हमें इस चीज का यकीन है कि वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। और ना वो 9 मई की सियासत को सपोर्ट करते हैं, ना वो जमान पाक पे पेट्रोल बम मारने की सियासत को सपोर्ट करते हैं। आप बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान के मफादात, तो क्या आपका गवर्नमेंट में रहना पाकिस्तान के मफादात है? इसको जरा थोड़ा सा आप एलैबोरेट अगर कर दें, क्योंकि तहरीक का इरादा अगर करेंगे तो पहले तो इत्तेहाद बनेगा तो तहरीक होगी, लेकिन ये मिलना इतना कंसर्निंग है कि मुलाकात करने वजीर आजम भी पहुंच गए। देखिए, मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पाकिस्तान के मफादात क्या हैं। पाकिस्तान के मफादात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ज़ेरे क़यादत जो 40% पे महंगाई की शरह थी 2023 में, वो 2.4% पे आ गई। ये पाकिस्तान के मफाद में काम हुआ है। पाकिस्तान का मफाद ये था कि हम IMF प्रोग्राम में रहते हुए अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, जो हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के मफाद में था कि जो हमारे ड्विंडलिंग रिजर्व थे वो अब 16 अरब पे, आपके फॉरेक्स रिजर्व 16.5 अरब पे पहुंच गए।
आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, तो ये वो इकोनॉमिक ने करना है ना, गवर्नमेंट में कोई भी हो। बिल्कुल, तो हम डिलीवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अचीव हो चुकी है और अब ग्रोथ की तरफ जो है वो सफर जो है वो गामजन है। बाकी तो ये सारी सियासत है। राना साहब, इसमें तो एक थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा। असल में बात ये है कि एक दौर था जब पीपल्स पार्टी के वज़रा को सदर साहब की जानिब से एजाज़ात दिए गए थे और मैं हैरान उस पे था कि दे वर जस्ट डूइंग देयर जॉब। अभी आपने ये जो महंगाई की शरह का, तो थोड़ा सा करेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करते हैं ना माहिर मुआशियात से, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये महंगाई की शरह नहीं, महंगाई में इजाफे की शरह कम होके आई है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई बढ़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्रोथ है, आप ये देखें इस वक्त आपकी जीडीपी की जो ग्रोथ है उसी से ज़्यादा ग्रोथ आबादी में इजाफे की है। प्लस जो आप कह रहे हैं डिविडेंड्स आ रहे हैं, तो हो ये रहा है कि आवाम अभी जो ये जो 37,000 वाला फार्मूला था ना, कम से कम तनख्वाह वाला, वो तो अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन माशाल्लाह से जो मिनिस्टर्स हैं या जो अरकान असम्बली हैं, भले सूबे के हों या वफाकी सतह पे, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। तो हमें तो ये सम्राट ऊपर के लेवल पर नजर आ रहे हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं नजर नहीं आ रहा। That's the problem। बिल्कुल आपकी गलत एक्सप्लेनेशन है। अच्छा। जब महंगाई की शरह जो थी, जो महंगाई में इजाफे की शरह होती है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन उसी को कहते हैं, हम उसको कभी डिफरेंटली डिफाइन नहीं करते। जब वो 40% पे थी, तो हमारे मुखालफिन कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है। तो अब अगर वो 2.4% पे आ गई है, वो महंगाई की शरह ही है, लेकिन वो महंगाई में इजाफे की शरह, यानी कि पहले अगर कोई चीज हर 15 दिन बाद 40 रुपए बढ़ रही थी, तो अब 2 रुपए बढ़ी है। बेसिक सी बात है, जब वही महंगाई की शरह 2.4% पे आ गई है, तो इसका मतलब है कि इट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। अब आप उस अचीवमेंट को निगेट करते हैं। मैं निगेट नहीं कर रहा राना साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इससे आवाम की जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ा। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन तो लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ा है। कैसे? दुनिया में सीपीआई इन्फ्लेशन ही काउंट होती है, और दुनिया में इन्फ्लेशन का फिगर जो है वो इट इज ऑल अक्रॉस। आप सीपीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? राना साहब, अगर आपने पूछा है तो जवाब तो ले लें। अगर वो 2.4% पे आई है, तो वो महंगाई के इजाफे की शरह कम तरीन सतह पे है, तो उससे आवाम को फर्क पड़ता है। That's what I wanted to say. You got my point, Rana Sahab. That's what I wanted to say. You got your point. It is absolutely wrong to tell people कि ये कोई remarkable achievement नहीं है। It's a remarkable achievement कि महंगाई की इजाफे की शरह 2.4% पे है, और इससे डायरेक्ट आवाम को फर्क पड़ता है। ये आप इकोनॉमिक टर्म यूज कर रहे हैं, आदादो शुमार का गोरख धंधा जिसे कहते हैं। नहीं है भाईजान, ये महंगाई की शरह दुनिया भर में इस्तेमाल होती है, मेजर होती है, और 2.4% का मतलब है कि आवाम को महंगाई का सामना नहीं है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात कर रहा हूं ना साहब। आम आदमी को क्यों नहीं मिल रहा? खासतौर पे जब तनख्वाह की हम बात करते हैं, हमें कहा जाता है जी किफायत शुमारी अपनाएं, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर देखें, अरकान की सैलरीज कहाँ जा रही है, और एक आम आदमी की तनख्वाह जिसे 37,000 कम से कम मुकर्रर किया गया, उसे वो भी नहीं मिल रही है। देखिए, यही तो चीजें होती हैं। महंगाई की शरह काबू में आ गई, रुपया मुस्तहकम है। अब जब सैलरीज में 10% इजाफा होगा तो बजट रिलैक्स हो जाएगा। ये इसको टाइम लगता है, और हम उस रास्ते पे चल चुके हैं, जो इकोनॉमिक रिकवरी का रास्ता है, जो एक आम आदमी के बजट को आसानी की तरफ लेके जाएगा। जब इस जून के अंदर सैलरीज बढ़ेंगी 10% और महंगाई सिर्फ 2.4 या 5% पे होगी, तो उनका बजट 5% से बेहतर हो जाएगा। इसी को बेहतरी कहते हैं, जिस तरफ हम गामजन हैं। और ये ट्रिकल डाउन ही होता है। घर का किराया, बिजली के बिल, घर का किराया, सौदा सल्फ, अगर हम सिर्फ गोश्त की कीमत की बात कर लें, 800 से 1600 हो गई बहुत ही कम अरसे में। उसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं सर बजट का, लेकिन ये जो अरकान की तनख्वाहों में 200, 300, 500, 800, मैं ये अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करने देना। आपने सवाल पूछा है तो लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, जो महंगाई की शरह मेजर होती है ना, वो 490 चीजों के ऊपर मेजर होती है। उसमें से हो सकता है कि 100 चीजों की कीमतें बढ़ रही हों, लेकिन जो एवरेज इजाफा हुआ है महंगाई के अंदर वो 2.4% है। तो हमने ओवरऑल देखना है कि महंगाई की शरह सिर्फ 2.4% से बढ़ी है। तो दिस इज अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आप खालिसतन टेक्निकल इकोनॉमिक टर्म्स से बात आप यू आर राइट इन दैट रिगार्ड, यू आर राइट। बात नहीं कर रहा, ये टेक्निकल नहीं है। राजा साहब, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रहे। हम चाह रहे हैं ना, आप हमें समझाएं। मुझे ये बताएं कि पिछले कुछ दिनों में क्या अंडों के रेट्स बढ़े या नहीं बढ़े, मुर्गी की कीमत बढ़ी या नहीं बढ़ी, गोश्त की कीमत बढ़ी या नहीं बढ़ी, घी की कीमत बढ़ी या नहीं बढ़ी? हम बेसिक चीजें पे बात कर रहे हैं, हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट की ये बात कर रहे हैं कि आप बेशक अपनी तनख्वाहें बढ़वाएं, आप लोग बेहतर करें, लेकिन आम लोगों का भी कुछ सोचें। ये दैट्स द पॉइंट।
देखें, जो महंगाई की शरह मेजर होती है ना, वो 490 आइटम्स की मेजर होती है। उसमें से मैंने कहा कि हो सकता है 100 आइटम्स की कीमतें बड़ी हों, लेकिन 200 आइटम्स की कीमतें नीचे भी आई होंगी, और वो कौन से ये चलता रहता है। ओवरऑल जो महंगाई की शरह बढ़ी वो 2.4% है, जो रिमार्केबल, और ये आम आदमी की बास्केट होती है जो मेजर होती है। मैं उसी बास्केट की बात कर रहा हूँ ना, जिसमें दूध होता है। उसी बास्केट की बात कर रहा हूँ कि वो 2.4% से बढ़ी है, जो कि रिमार्केबल है। अच्छा, और ये तो आम आदमी से रिलेटेड है। अच्छा, मुझे तो ये बात आप नहीं बताएं कह सकते ये टेक्निकल टर्म है, ये हवा की बातें हैं। राणा साहब, मैं ऐसे बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं एक बास्केट है ना, उसके अंदर यही चीजें रोज की होती हैं, दूध, डबल रोटी, अंडे, पेट्रोल, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ चीजें जो रोजमर्रा के यही होते हैं ना, कि जिसमें 1000 रुपया लेके जाए तो गरीब आदमी के पास बचता कुछ नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि 37,000 मिलने चाहिए थे, वो भी उनको कई जगहों पे नहीं मिल पाते, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो व्हाट आर यू गाइस डूइंग अबाउट इट? और आप सीपीआई की बात कर रहे थे ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो इसमें एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मैटर भी होता है, जिसके जरिए भी मेजर होना चाहिए कि सरमायादार अगर तरक्की कर रहा है जीडीपी के बढ़ने से, तो आम आदमी क्या कर रहा है। देखें, दूध और शहर की नहरें नहीं बह रही, लेकिन हम लोग बेहतरी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने देखना है हम कहां खड़े थे, आज हम कहां खड़े हैं। अगर हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो दिस इज अ गुड थिंग, इसको आप पॉजिटिव कहेंगे। हमें और बेहतरी लेके आनी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राना एहसान अफजल हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। और भाई आपने सुन लिया, वो ये कह रहे हैं जी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और महंगाई की शरह वो कहते हैं जी कम हुई आप है। तो ये ना बोलें, हम ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ने की जो शरह है वो कम हुई है। तो उस पर उन्होंने कहा जी 490 जो है प्रोडक्ट होते हैं जिनको देखा जाता है